नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल। इससे पहले कि हम हल्ला बोल पर कूद पड़े, आइए आपको दिखाते हैं आज सरकार ने आर्थिक मुद्दों पर कई अहम फैसले लिए हैं। सबसे बड़ा फैसला, रिटेल सेक्टर में विदेशी निवेश 51% से ज्यादा हो सकता है, इसकी मंजूरी आज कैबिनेट की बैठक में हो चुकी है। साथ ही साथ दूसरा बड़ा फैसला जो कि कैबिनेट की इस बैठक में लिया गया वो ये कि एविएशन सेक्टर में भी 51% से ज्यादा के विदेशी निवेश को मंजूरी मिल गई है। अभी तक 49% की विदेशी निवेश को मंजूरी थी एविएशन सेक्टर में, लेकिन रिटेल में 51% से ज्यादा विदेशी निवेश की हरी झंडी अपने आप में एक बड़ा फैसला है। वो इसलिए नहीं क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को शायद बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है, बल्कि इसलिए क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार के साथ इस मुद्दे पर खड़ी हुई नहीं दिखाई दे सकती। साथ ही साथ सरकार के कई सहयोगी दल भी इसका विरोध लगातार करते चले आ रहे हैं, चाहे हम ममता बनर्जी की बात करें या हम डीएमके की बात करें। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार के लिए इस फैसले पर टिके रहना बहुत आसान नहीं होगा। और ऐसे में यहां तक कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी, ये तमाम दल जो कि सरकार को बाहर से समर्थन देते चले आ रहे हैं, वो भी रिटेल में एफडीआई को लेकर अपना रुख अलग रखते रहे। हालांकि बीएसपी ने जरा इसमें बीच का रास्ता रखा था, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पर बिल्कुल सरकार के खिलाफ है। और ऐसे में सवाल ये उठेगा कि क्या सरकार अपने इस कार्रवाई को, अपने इस कदम को, इस पहल को संसद में पास करा पाएगी। कैबिनेट के इस फैसले के साथ कम से कम सरकार ने अपनी मंशा तो जता दी है और इस बार फिर देखना होगा कि क्या ममता बनर्जी सरकार की टांग वापस खींचने में कामयाब रहती है, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार एफडीआई के रिटेल में जब बात हुई थी उस वक्त ममता बनर्जी ने सरकार को मजबूर कर दिया था कि सरकार अपने फैसले को वापस ले सके। इसके साथ साथ 3 पब्लिक सेक्टर कंपनियों के विनिवेश का फैसला भी सरकार ने लिया है। सूचना प्रसारण में भी एफडीआई को मंजूरी मिल चुकी है, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। और साथ ही साथ पावर सेक्टर में विदेशी निवेश को मंजूरी मिल चुकी है। पावर सेक्टर में पहले भी विदेशी निवेश के लिए प्रावधान था, लेकिन लगता है कि उस प्रावधान को कहीं ज्यादा बढ़ा दिया गया होगा। कैबिनेट की बैठक में ये तमाम ऐसी बातें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार ने फैसला लिया है और ये तमाम फैसले अपने आप में काफी अहम हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह निकल कर आ रही है कि विदेशी निवेश को लेकर सरकार ने ये जो फैसले लिए हैं, ये अपने आप में काफी आगे तक इसके परिणाम निकलते हुए दिखाई देंगे। और इसका सबसे ज्यादा पुख्ता प्रमाण ये देखने को मिलेगा कि काफी ज्यादा विरोध विपक्षी पार्टियों के द्वारा सरकार का होगा, और खास करके तब जबकि डीजल के मुद्दे पर और एलपीजी के मुद्दे पर कल ही सरकार ने जो फैसला लिया था कि डीजल की कीमत 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई जाए और एलपीजी साल में सिर्फ 6 सरकार देगी आम आदमी को सब्सिडाइज रेट पर, और उसके बाद सरकार को लोगों को खरीदना पड़ेगा उसे बाजार के भाव पर। इसे लेकर पूरे देश भर में दिन भर प्रदर्शन होता रहा और अब ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले के साथ ही अब काफी ज्यादा विरोध के स्वर प्रखर होते हुए दिखाई देंगे। तो 3 पब्लिक सेक्टर कंपनियों के विनिवेश का फैसला भी सरकार ने लिया है। तो आज हम आपको ये तमाम और हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे पहले हम आपको बता दें, हमारे कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ शकील अहमद जी मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र चौधरी जी, जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। वीरेंद्र कुमार, जो कि राजनीतिक कूटनीतिक मामलों के साथ साथ यूं कहें कि अर्थशास्त्र के मामले में काफी ज्यादा माहिर है, वो हमारे साथ हैं। और प्रमिला दीक्षित हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले शकील जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, सरकार ने ये जो अहम फैसले लिए हैं इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? शकील जी, ऐसा लगता है कि आप आवाज नहीं सुन पा रहे हैं हमारी। शकील जी, आप तक आवाज आ रही है हमारी? ऐसा लगता है कि शकील जी तक हम अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं। धीरेन्द्र जी, अगर हम कैबिनेट के इस फैसले के बारे में सोचें तो जो तमाम फैसले लिए गए हैं, कई दिनों से या यूं कहें कई महीनों से इसका इंतजार हो रहा था, अब जब ये फैसले लिए गए हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मुझे लगता है ये बहुत ही पॉजिटिव कदम है और एटलीस्ट सरकार कुछ करने की जो जिस तरह की स्थिरता दिख रही थी, सरकार बिल्कुल सक्षम नहीं दिख रही थी कुछ कर पाने में, उसमें एक बड़ा बदलाव है। ये कितने कामयाब होंगे, क्या इसकी सरकार इनको लेकर के नेविगेट कर पाएगी इतने स्ट्रिंजेंट ऑपोजिशन के बावजूद? ये इसमें से बहुत सारे फैसले कोई नए नहीं है। सरकार कई सालों से एक डिसइन्वेस्टमेंट का बड़ा टारगेट लेके चल रही है, डिसइन्वेस्टमेंट हो नहीं पाता है जी, और उसके लिए और भी जो वेरिएबल्स चाहिए, बाजार का फेवरेबल होना,
और एक अपने एक खास दाम पे आपका बेच पाना, ये सब चीज संभव नहीं हो पाए। एफडीआई में रिटेल में एफडीआई मुझे लगता है ये एक बहुत ही कंटेंशियस इशू है जी। और अभी यहाँ पे मुझे लगता है कि इसको बहुत स्ट्रांग ऑपोजिशन फेस करना पड़ेगा, और खास कर क्योंकि सरकार के जो एलाइज हैं वो भी उसके साथ नहीं दिखते हैं जी। लेकिन मुझे लगता है एविएशन में एफडीआई ये एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है। इससे एक सेक्टर में एक बड़ा टर्न अराउंड हो सकता है। पीएसयू का डिसइन्वेस्टमेंट बहुत सारे कंपनियों में ये टारगेट है, और मुझे लगता है कि सेबी के नियम के मुताबिक के बहुत सारे कंपनियों में तो यानी कि आप एक तरह से जो तमाम कैबिनेट के द्वारा आज फैसले लिए गए हैं उसके पक्ष में है। राजेंद्र जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी एक अहम सहयोगी है यूपीए सरकार की। कैबिनेट में आज जो फैसले लिए गए हैं आर्थिक सुधारों को लेकर, आप क्या सरकार का समर्थन अभी करते नजर आएंगे? क्या आप रिटेल में एफडीआई को अपनी सहमति देंगे? हमारा तो शुरू से ही विरोध है जी, और ये विरोध पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी ने संसद में भी किया था और लगातार सड़कों पर भी कर रहे हैं। हम एफडीआई का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खुदरा बाजार में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे जो छोटे दुकानदार हैं वो चौपट हो जाएंगे और किसानों के ऊपर इसका विपरीत असर पड़ेगा। इसलिए केंद्र की सरकार लगातार जिस तरह के फैसले कर रही है जी, ये देश हित में नहीं है, आम आदमी के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है। चलिए, तो आपने जिस तरह से केंद्र सरकार पर सीधा हमला अभी बोला है। शकील अहमद जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शकील जी, आपके सहयोगी और वक्त वक्त पर आपका काम करने वाले या आपके साथ खड़े होने वाले समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर है कि रिटेल सेक्टर में एफडीआई पर आपके साथ वो नहीं खड़े होंगे और विनिवेश की योजनाओं पर भी वो कहीं ना कहीं आपसे विरोध में हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मुझको पूरी जानकारी इस बात की नहीं है, इसलिए कि आपके जब लोगों ने मुझको आमंत्रित किया था जी, तो उस समय कहा था कि डीजल के जो प्राइसेस बढ़े हैं उस पर बात करेंगे। आप एक तीसरे विषय पे बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी हम लोगों को बाहर से समर्थन देती है, और समाजवादी पार्टी की एक राजनीतिक सोच है जो इस पक्ष में नहीं है। मगर निश्चित रूप से यूपीए की जो पार्टियां हैं, यूपीए के अंदर के भी कुछ घटक दल हैं जो इस पक्ष के नहीं है। लेकिन सरकार ने लोगों का हित ध्यान में रखते हुए, सरकार की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं और उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। तो हम समझते हैं कि सरकार के लोग जो हमारे राजनीतिक तौर पे बात करने वाले लोग हैं वो बात करेंगे इन दलों से, और इनको अपने पक्ष में ला करके हम देश के हित में जो आगे काम होगा वो करने का प्रयास करेंगे। जी शकील जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने आपसे महंगाई पर बातचीत करने के लिए ही बात की थी पहले, लेकिन सरकार का यह फैसला है इसलिए हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। एक दूसरा सवाल, जो तमाम फैसले आज कैबिनेट की आर्थिक कमेटी में लिए गए हैं वो हम अपने दर्शकों को बताते हैं और शायद आप भी इससे अवगत हो जाएं। एफडीआई जो है विदेशी निवेश 51% एविएशन सेक्टर में मंजूरी दी गई है, 51% से ज्यादा रिटेल में मंजूरी दी गई है, 3 पब्लिक सेक्टर कंपनियों के विनिवेश को आज मंजूरी दी गई है और एफडीआई ब्रॉडकास्ट में भी मंजूरी उसे दी गई है, यानी 24% से ज्यादा एफडीआई की बात मानी गई है। अब कितना है ये इसके बारे में अभी आंकड़ा हमारे पास नहीं है, लेकिन ये अभी तक मंजूरी है जो कि कैबिनेट की तरफ से सामने आई है। शकील जी, सवाल यहां पर यह होता है कि सरकार पर लगातार दबाव बन रहा था कि अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर कहीं ना कहीं सरकार काम करती हुई नहीं दिखाई दे रही। आज जो फैसले लिए गए, क्या ये वाकई में वो फैसले हैं जो सरकार पहले लेना चाहती थी लेकिन अब दबाव की वजह से ले रही है? लेकिन ये सरकार चलेगी राजनीतिक दलों के समर्थन से, उनके सांसदों के समर्थन से, और सरकार ने निश्चित रूप से प्रयास किया और सरकार अभी भी प्रयास करेगी कि जो हमारे सहयोगी दल हैं, जो यूपीए के अंदर के दल हैं या यूपीए के बाहर के दल हैं, हमने देश हित में ये फैसले लिए हैं और उनको विश्वास में लेके उनसे बात करने की कोशिश करके इन मामलों, उनके जो कंसर्न्स हैं, जो राजनीतिक अलग दल के लोग हैं, हमारे एक दल हम होते तो हम एक साथ एक दल में रहते, लेकिन हम एक दल के लोग नहीं हैं, हम अलग अलग दल के लोग हैं, हर जगह की राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि सरकार के जो पॉलिटिकल मैनेजर्स हैं
ये हमारे राजनीतिक दलों को कुछ लीडरशिप से बात भी हुई होगी और कुछ अगर आवश्यकता होगी तो और भी आगे बढ़ के बात करने की कोशिश होगी, क्योंकि ये फैसले देश हित में है और इसके बारे में बिल्कुल जितने तो सरकार ने देश हित में ये फैसले लिए हैं। शकील जी, आप जी माफ कीजिएगा, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। हमारे साथ अभी जेपी नाडा जी भी जुड़ रहे हैं, समाज बीजेपी के वरिष्ठ नेता। नाडा जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया सरकार के इस फैसले पर? सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण और व्याप्त भ्रष्टाचार के साथ साथ जो एक अनहोली नेक्सस है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द अनहोली एंड द अनस्क्रूपलस बिजनेसमैन, इन सब कारणों से गलत फैसले एक के बाद एक ये लेते चले जा रहे हैं, जिससे देश का नुकसान हो रहा है, आम आदमी को बहुत नुकसान हो रहा है, उसकी कमर तोड़ महंगाई हो रही है। रिटेल में एफडीआई का आप विरोध करते आ रहे हैं। आप ही की सरकार जब एनडीए की थी उस वक्त रिटेल में एफडीआई को मंजूरी दी गई थी, उसे पारित करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। नहीं दी गई थी अजय जी, नहीं दी गई। ये गलत भ्रामक प्रचार है। सच्चाई ये है कि एनडीए की सरकार ने कभी भी रिटेल में एफडीआई को मंजूरी नहीं दी थी। मंजूरी दी नहीं गई थी, मंजूरी की कोशिश की जा रही थी और आपके प्रस्ताव में था कि रिटेल में एफडीआई किया जाना चाहिए। ये तो सही है ना? इस तरह की चर्चाएं जरूर आती रही, लेकिन कभी भी सरकार ने इसको मंजूरी नहीं। तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं हल्ला बोल, जिसमें अब दो बड़े मुद्दे जो कि आज सामने हैं। सबसे पहले ये कि डीजल और एलपीजी को लेकर पूरे देश भर में आज हाहाकार मचा रहा और उस पर हम आपको दिखाते रहेंगे आम जनता की प्रतिक्रिया। और साथ ही साथ आज दूसरा बड़ा मुद्दा जो कि अर्थव्यवस्था के मसले पर सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। एफडीआई जो है वो कई सेक्टर्स में आज सरकार ने उसे एक तरह से मंजूरी दे दी है। शकील अहमद जी, हम आपसे अब ये समझना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी साफ तौर पर यह कह रही है कि अब आपके पास वो नैतिक अधिकार नहीं है कि आप सरकार चलाएं, वो आपके साथ बिल्कुल खड़ा होने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहले ही से आपसे इस्तीफा देने की मांग करती चली आ रही है। आपके लिए विकट स्थिति पैदा हो रही है। नहीं, विकट स्थिति नहीं पैदा हो रही है। निश्चित रूप से जो यूपीए की लीडरशिप है उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी से भी बात की होगी और आवश्यकता पड़ेगी तो संवाद को बंद नहीं होना चाहिए, हम बात करते रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी विचित्र पार्टी है जी। जब ये नहीं आए थे items and the decisions of the Economic Affairs Committee of Cabinet will be taken up by my colleague Mr. Anand Sharma. Thank you. I am the Minister Ambika Ji, Principal DGPIB, Secretary TRPP, Secretary Commerce, Friends of the Media. As Information and Broadcasting Minister has apprised you about some of the major decisions that have been taken by the Cabinet and the CCA today. Anand ji, we are not able to hear you. Have patience, you'll hear me. Wait. Well, I'll first come to the decisions pertaining to the foreign direct investments. The Cabinet, as you would recall, on the 24th of November 2011, had taken two decisions. One was to allow 100% FDI in single brand retail, and second, 51% in multi-brand retail trading with certain conditionalities. Thereafter, there were reservations and opposition both, and on the 7th of December 2011, the then Finance Minister and the Leader of the House informed the Parliament that the Cabinet has taken a decision to suspend the implementation. That means the notification was paused for further consultations with the objective of creating a broad consensus. On single brand, the Cabinet has today taken the decision. Of course, 100% FDI in single brand has been notified. The objective of the policy clearly was to attract investment, create domestic manufacturing facilities and employment.
there was some clarity required because these are luxury brands. Until the new policy, FDI in single brand was permitted, but up to 51% without any conditions. In November, with 100% FDI when it was allowed, the condition of 30% sourcing from MSMEs as per our definition was put in. The large number of applications which have been received by global retailers in single brand who have been sourcing from India to a large extent. When we look at some of the companies sourcing from our handloom clusters, handicraft clusters, the glass and the brassware clusters. But at the same time, it was felt that more clarity was required, both on the brand owning as well as the 30% mandatory condition. It has now been decided that the earlier description that product to be sold should be of single brand only remains. Product to be sold under the same brand internationally, that is, product should be sold under the same brand in one or more countries other than India, there is no change. The single brand product retail trading would cover only products which are branded during manufacturing. The condition remains. The foreign investor should be the owner of the brand. Now that condition has been amended, that only one resident entity, whether owner of the brand or otherwise, shall be permitted to undertake single brand product retail trading in the country for the specific brand through a legally tenable agreement. This because many companies have the structures, either through a franchisee or a legal agreement, or the holding structures of the companies where the mother company may not be the owner of the brand, but one of the group companies may be the owner of the brand. And that was coming in the way of approvals for the single brand FDI proposals which were received by the ministry. Therefore, we have brought this clarity to facilitate investments into this country. Now, with regard to the 30% condition, I would like to clarify here that the earlier policy was only retailing. That's the products which were made outside India were brought into India on payment of a particular percentage of customs duty and thereafter retailed in India at a much higher price than what it would be retailed in the countries of manufacture or otherwise. Now the new policy of 100% would require FDI investments into India, not pure retailing, so that manufacturing facilities are set up in India by global brands. Some of these are luxury brands, whether these are the watchmakers or the household appliances, textiles, other sectors like IKEA, Tesco's, Carrefour's. IKEA is already doing sourcing of 1 billion euros from India. Marks & Spencer has been doing sourcing of 700 million out of India. Then the manufacturing facilities in India, made in India, that is what was more important. Therefore now, what we are saying, that, and the Cabinet has approved, in respect of proposals involving FDI, beyond 51%, sourcing of 30% of the value of goods purchased will be done from India, preferably from MSMEs. Village and cottage industries, artisans and craftsmen in all sectors. And the quantum of domestic sourcing will be self-certified by the company to be checked by statutory auditors from the duly certified accounts which the companies will be required to maintain. The further details of this policy, these two amendments, are there in the press note which will be circulated. Preferably means that it is the 30% of the sourcing is mandatory from India. Now there are cases where exactly the same definition requirements may not be met. From what we describe as MSME, in the industrialized countries, in the developed countries, the definition is different when it comes to investments. There's another reason behind this decision.
that if a company qualifies to be a MSME today and a global retailer, some of which I have named, sources from them, the very next year they will be disqualified as a MSME because their volume and value will increase manifold. This has been experienced. So it is not only the investors. We have examined it carefully. We have talked also to the industry. We have talked to the SMEs. And after stakeholders consultations, this clarity has been brought about. We had indicated earlier that we have adopted a policy, but for the implementation, if clarity is required, because this was the first time India did it, we will bring about clarity so that the policy objective of attracting investment and manufacturing and job creation in India are fully met. That is the sole consideration behind this decision of the Cabinet. The second Cabinet decision is on the FDI in multi-brand retail trading, which was paused on the 7th of December. Thereafter, intense stakeholder consultations followed, coordinated by the Ministry of Food and Consumer Affairs and by the Department of Industrial Policy and Promotion in the Ministry of Commerce and Industry. And those who were consulted included farmers' federations, associations, consumer federations, associations, civil society organizations, apex chambers, national chambers and regional chambers of commerce and industry, SMEs, state governments. All the views were ascertained, elicited. I had personally written to every chief minister of the country, spoken to almost all of them. There are states which received the proposals very well. There are states which expressed reservations, as had happened in November last year. The response has been mixed one, and I would like to add that when a major policy initiative is taken, that's how the responses come in. Consensus building has been a sincere endeavor of the UPA government, and that's what we sought to do through a process which was inclusive, which was transparent, which was democratic. There are large states, agrarian states, and states which have huge strengths in horticulture, which supported and sought implementation of the policy. There are states, including the states of Odisha, Bihar, and the Chief Minister of West Bengal, who had their reservations on this matter. Thereafter, considering various aspects, A, the fact that India is the second largest producer of fruits and vegetables in the world, and the post-harvest management requires investment and infrastructure, our post-harvest losses are high. 2, in perishables, fruits and vegetables, again we are the second largest producer of fruits and vegetables, with the production of both put together in the range of 225 to 235 million tons. But the post-harvest losses, by conservative estimates, are 35 to 40%. In some cases higher than 40%. Therefore, the imperative to have investment and an integrated infrastructure, cold chain, modern technologies in sorting, in processing, were felt necessary. Equally important is remunerative prices for the farmers, which the Farmers Federation felt if the sourcing is done directly, what perishes if it is kept in a cold storage or is processed and reaches markets in India or globally, it would benefit them enormously. Thirdly, it will generate large number of jobs in rural India for our young men and women. Equally important was the view of the consumers' organizations, because the realization, price realization, as per the World Bank reports by Indian farmer, is barely 12 to 14% of the price realization otherwise
elsewhere. But this is exactly what a farmer gets compared to what the consumer ends up paying. It's a multiple of minimum 3, if not 5 times. This policy, therefore, is an enabling policy provision, but will address that issue. We have certain conditionalities, unlike other countries, including comparable economies in Asia and emerging economies, in Africa and South Americas, where the FDI in multi-brand retail was permitted without any conditionalities, including in China, Thailand, Indonesia, South Africa, Brazil, and many more. We have an Indian imprint, an Indian signature to this policy, where minimum investment has to be $100 million. 50% of this investment has to be in the rural area for the creation of infrastructure. Now in the front end, naturally in the urban areas, where the front end is opened, that will be the creation of jobs and opportunities. But this being an enabling policy provision, this gives equal right to every state of the Union of India. We have respected the spirit of the Indian Constitution, recognizing the right of the states who want to create the infrastructure and implement it, also respecting the rights of other states, their prerogative and their discretion to take their own decisions and make their own determinations. Therefore, the implementation has been left entirely to the decision and discretion of the states of the Union. It is in public domain the states which have asked for it, the states of Andhra Pradesh, Assam, Haryana, Delhi, Uttarakhand, Rajasthan, Manipur, Jammu Kashmir, and few union territories. As you will see that some of these states are hill states with horticulture strengths, fruit growing states. Therefore, the condition which applies to the rest of the country that these front end can be opened only in cities with a population of 1 million or above. For the small hill states who have asked for this policy for the betterment of their fruit growers and farmers, the determination of the larger city shall be made by the state governments concerned. The rest of the conditions which were there in the policy, including mandatory 30% sourcing from MSMEs, remain unchanged in multi-brand retail trade. Now, Cabinet has also taken decisions, CCA. One is to allow the existing FDI policy which we have in the aviation sector, allowed FDI up to 49%. It was allowed for the non-scheduled operators also, but not for the scheduled operators for the foreign airlines. So the distinction was it was allowed for the FDI was allowed in the aviation sector, but foreign airlines as strategic partners were not allowed to invest. However, in the non-scheduled operations, including cargo, helicopter services, FDI even up to 100% was permitted. That has been changed after reviewing it carefully and realizing that the earlier policy did not bring in FDI to the extent, only little over 400 million in 12 years. Reason being that this is a sector which is prone to ups and downs and is risk prone. Therefore, strategic investors will come in when they have a stake. 49% FDI has been cleared today in the civil aviation sector also. The rules will be framed by the Ministry of Civil Aviation, which will clearly define the Indian ownership, including the CEO and the MD of the company and 2/3 of the directors. The details will be made available to you through the press note. The other important decision which has been referred to
is the liberalization and rationalization of the policy on FDI in the broadcasting sector. The TRAI had earlier recommended different foreign investments FI limits for companies engaged in providing carriage and content. The decision taken today is only for carriage services. There has been a convergence of technologies in the broadcasting and telecom sectors. Keeping in view this convergence in these two sectors, uniformity has been proposed in respect of companies providing carriage services except cable services. For the same reason, uniformity is necessary in the method of calculation of foreign direct investment in companies operating in telecom and broadcasting sectors. Government, after review, has liberalized the policy on FDI for companies operating in the broadcasting as below. Teleports, that is setting up of uplinking, hubs, teleports, direct-to-home DTH, cable networks, multi-system operators operating at national, state or district level, and undertaking upgradation of networks towards digitalization and addressability. Currently, FDI up to 49% was permitted in these activities. After today's decision, FDI up to 74% has been permitted. Up to 49% FDI will be under automatic route. Beyond 49% and up to 74%, it will be permitted under the government approval route, that is the FIPB. The mobile TV, there is no specific dispensation in FDI policy for mobile TV. It has now been decided to permit foreign investment up to 74% with the proviso that, same as the previous one, up to 49% under automatic route, beyond 49 and up to 74 under the government approval route. For the head end in the sky fixed broadcasting services, the existing limit of 74% automatic route up to 49 and beyond by government approval continues. In respect of cable network, अभी हम आपको दिखा देते सरकार ने जो अहम फैसले लिए हैं आर्थिक मसलों पर, उसमें अगर खास करके ध्यान दिया जाए तो जो एफडीआई की बात आ रही थी उस पर एक तरह से मल्टी ब्रांड रिटेल, सिंगल ब्रांड रिटेल और साथ ही साथ एविएशन सेक्टर की बात सरकार ने अभी साफ तौर पर रखी है। एक तरह से सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण इस मुद्दे पर यह आ रहा है कि कई राज्यों ने एफडीआई रिटेल सेक्टर में उसका समर्थन किया है, कुछ राज्यों ने उसका विरोध किया है और कुछ राज्यों ने समर्थन दिया है, लेकिन कुछ नियमताओं के साथ। आमतौर पर देखा जाए तो सरकार अब यह मान रही है कि राज्य सरकारें चाहें तो रिटेल सेक्टर में एफडीआई, मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में एफडीआई को मंजूरी दे सकती हैं, उसे कार्यान्वित कर सकती हैं और इसका फैसला राज्य सरकारें करेंगी। ये एक बहुत बड़ी बात निकलकर इस पूरी ब्रीफिंग से सामने आ रही है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी और तमाम ऐसी पार्टियां जो कि लगातार विरोध कर रही थी सरकार के इस कदम का, अब उनकी पहली प्रतिक्रिया हम समझ लेते हैं। राजेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ धीरेन्द्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ शकील अहमद जी मौजूद हैं और हम इस पूरे मतलब हमारे पास नड्डा जी भी हमारे साथ मौजूद है। चलिए नड्डा जी, सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की कई सरकारें हैं राज्यों में, ऐसे में अब आप क्या उन राज्यों में रिटेल में, मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई का विरोध करेंगे, उन्हें नहीं चलने देंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिटेल में उसका विरोध करती है और इसलिए जहां जहां हमारे राज्य की सरकारें हैं वहां हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिटेल में हम उसका विरोध करेंगे। ये छोटे व्यापारी को, आम आदमी के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है और मैं तो ये कहूंगा कि ये विदेशी दबाव में लिया गया फैसला है, देश के विरोध में फैसला है, ये भारत की अर्थनीति के खिलाफ ये फैसला है और इस फैसले में हर संभव प्रयास हम केंद्र सरकार पर भी बनाएंगे और अपनी राज्य सरकारें इसका विरोध करें। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के नजरिए से इस तमाम फैसले को किस नजरिए से देखना चाहिए। धीरेन्द्र जी, हम आपसे समझना चाहेंगे सरकार ने आज जो फैसले लिए, अगर बहुत संक्षेप में आपसे हमसे बताएं, समय बहुत कम है हमारे पास, तो इससे अर्थव्यवस्था को कितना फायदा मिलता हो दिख रहा है? मुझे नहीं लगता है इससे अर्थव्यवस्था को कोई बहुत फायदा मिलने वाला है, बल्कि कल जो कुछ हुआ उसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। तेल का दाम बढ़ा है, फिस्कल डेफिसिट के बारे में बड़ा कोई कारगर कदम उठाया गया है। आज जो कुछ भी हुआ है उसका असर बहुत सालों में दिखेगा, लेकिन एक चीज जो बहुत बड़ा बदलाव जो कि माहौल में आएगा कि एक आलसी सरकार अब काम करने लग गई है, ये जो मैसेज जाएगा, ये मुझे लगता है बड़ा कारगर मैसेज होगा।
शकील जी, अगर हम धीरेन्द्र जी की इस टिप्पणी, जो आखिरी टिप्पणी है, उसी शब्दों के साथ अगर हम आपके पास पहुंचे, एक आलसी सरकार अब काम करती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, सरकारों की जो एक पार्टी की सरकार नहीं होती है, कई पार्टियों की सरकार होती है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी कई बार कहा कि काम करने में, फैसला लेने में थोड़ा समय लगता है। वो समय लगा था, सरकार ने पूरी मुस्तैदी से अब फैसला लेने का ये किया है। और ये बात एफडीआई में जो रिटेल की बात है, बहुत स्पष्ट कहा भी आनंद शर्मा जी ने, आप ही ने दिखलाया कि वो कह रहे थे कि जो राज्य सरकार अपने यहाँ लागू करना चाहेंगे वो लागू करेंगे, जो लागू नहीं करना चाहेंगे वो नहीं लागू करेंगे। कि उसको जबरदस्ती भारत सरकार तो कर नहीं रही है, लेकिन भाजपा जो विचित्र पार्टी है उसकी बात है कि अपने विजन डॉक्यूमेंट में वो रिटेल में एफडीआई की बात करते हैं, और जो सरकार एफडीआई लाती है तो उसका विरोध करते हैं। तो चाल चरित्र और चेहरा थोड़ा विचित्र है भाजपा का, जो हर मामले में कुछ न कुछ विचित्रता उजागर हो जाती है। कि इनके मुख्यमंत्री कोल ब्लॉक में रिकमेंड करते हैं कि फला कंपनी को दीजिए, और जब वो जो भारत सरकार देती है तो कहते हैं कि आपने क्यों ऑक्शन नहीं किया। तो ऐसा कहते हैं कि बिना ऑक्शन के दीजिए, जांच हो जाएगी। जी नड़ा जी, मंत्री जेल चले जाएंगे। शकील जी को भ्रामक प्रचार के लिए अवार्ड देना चाहिए। ये भ्रामक प्रचार करते हैं, सच्चाई से हमेशा लोगों को वंचित रखना तो आप कहना चाह रहे हैं कि आप विचित्र पार्टी और इसके साथ साथ यह लोगों के विरोध में फैसला करते हैं और बाद में दूसरों को उसका इल्जाम बढ़ने की। नड़ा जी एक बात बताइए ना, अभी एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है शकील जी ने जो वाकई बड़ा दिलचस्प है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी विचित्र जनता पार्टी है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि शकील जी विषयों को विषयांतर करने में माहिर हैं, वह विषयों पर चर्चा नहीं करते हैं। अब सच्चाई तो यह है कि जलते हुए कोयले पर आपके विजन डॉक्यूमेंट में था कि नहीं? ये बताइए, रिटेल में एफडीआई आपके विजन डॉक्यूमेंट में था या नहीं, ये बता दीजिए। आपके मैं गलत बोल रहा हूँ? शकील जी, नहीं, मुख्यमंत्रियों ने कोल ब्लॉक बिना ऑक्शन के अलॉट करने की बात लिखी थी या नहीं लिखी थी, ये बात बता दीजिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ? शकील जी, तो आप विचित्र पार्टी तो है ही हैं कि आप लिखते हैं, शकील जी हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ तो विचित्र पार्टी है ही है। आप इसमें बात कहिए, या तो आप बोलिए या मैं भी बोलूं। अच्छा, हमारे पास वक्त बहुत कम है नड़ा जी, बस डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा था, ये भ्रामक प्रचार है। नंबर 1, नहीं बोलिए ना, बोलिए मैंने कि नहीं लिखा था, मैं चुप बोल दिया आपको नहीं लिखा था। अब या तो आप बोलिए या मैं बोलूं। दूसरी बात, जो आप कहते हैं कि आपने विजन डॉक्यूमेंट, आप बोलिए ना, लेकिन मुख्यमंत्री का सवाल है, मुख्यमंत्री का सवाल है, मुख्यमंत्रियों ने जो भी रिकमेंड किया उन्होंने कहाँ से पढ़ लिया? शकील जी बाबू, कि आप विषयों को खाली बढ़ाते चले जाते, शकील जी बोलते चले जाते, इनने का भी मादा रखती है। नड़ा जी, मादाब रखते नहीं। नड़ा जी, शकील जी एक छोटा सा जवाब। नड़ा जी, मैं चुप बैठा हूँ। नड्डा साहब आप बोलिए, मैं चुप बैठा हूँ। चलिए नड़ा साहब, बस एक छोटा सा जवाब, इससे पहले कि हमें चर्चा एक छोटा सा माफ कीजिएगा कि आपको आपत्ति अब किस बात को है? राज्य सरकारें नहीं चाहें तो नहीं लागू करें मल्टी ब्रांड में एफडीआई, अब फिर क्या आपत्ति क्यों है आपको? नहीं, हमारा ये कहना है कि कुल मिलाकर के ये सरकार गलत आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ा रही है जी। पहले कोल का घोटाला, कोल के घोटाले में देश जल रहा, कोयला जल रहा, उसमें डाला डीजल जी, और उस डीजल डालने के पश्चात जब भड़क रहा है तो ये नए तरीके से आम आदमी पर चोट लगाने वाली, आम व्यापारी, आम छोटा व्यापारी पर चोट लगाने वाला ये प्रहार। बिल्कुल, तो आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जुमलेबाजी जबरदस्त हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि सरकार ने अपनी तरफ से एक पहल की है। अब इसका विरोध होता है या नहीं, ये तो कल तक सामने आ जाएगा। बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हल्ला बोल में आज के लिए बस इतना ही।